तो जो अपना अगला टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पे ही बेस्ड मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आया करेंगी। इंपॉर्टेंट लिख लो इसको। और अब इसको स्टार्ट करते हैं। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? ठीक है, तो न्यूटन ने बताया था कोई भी दो मास रखे हुए हैं इस यूनिवर्स में कितने भी डिस्टेंस पे, तो वो दोनों मास आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहे हैं उसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स के बारे में ही हम लिखने वाले हैं इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। ठीक है, एनी टू मासेस इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में कोई भी दो मास है, विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ओके, तो दो पॉइंट मास हम ले लेते हैं। एक है m1, दूसरा है अपने पास में m2। और ये अपने पास में सेंट्रल फोर्स है, इसके सेंटर से लेकर दूसरी बॉडी के सेंटर तक लग रहा होगा। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है r। ओके, ये वाला मास इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, दूसरा मास m1 m2 को अट्रैक्ट कर रहा है, m2 m1 को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे दो फोर्स है, द फोर्स बिटवीन दीज टू पार्टिकल इज, जो फोर्स है इन दोनों के बीच में उसका मैग्नीट्यूड m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितना ज़्यादा ये मास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। और जितना ज़्यादा इनके बीच में सेपरेशन होगा उतना ही कम इनके बीच में फोर्स रहेगा। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। तो अब यहाँ पे जो फोर्स है उसका फॉर्मूला निकल के आ जाता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इधर पे जो मैंने G लिखा है ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, m1 m2 और आर स्क्वायर को एक साथ लिख दिया और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया जिसको लिखा जा रहा है G से। और यहाँ पे हियर G इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो G है उसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस तरीके से एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को लिखा जाता है। और ये होता है अपने पास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कोई भी दो मास है उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू ये होती है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसी चीज़ को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो अपने पास में क्या होगा, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में समझो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसी रहता है। एक है अपने पास में m1, दूसरा है अपने पास में m2, दोनों को किसी लाइन से कनेक्ट कर दिया है। m2 ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। दूसरे वाले पे पहले की वजह से क्या फोर्स है उसको F21 लिखेंगे, पहले वाले पे दूसरे की वजह से क्या फोर्स है उसको F12 लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लिखता हूँ। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो है R। ठीक है, हाँ, पोजीशन वेक्टर को प्रॉपर तरीके से लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, m1 से लेकर m2 तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा कि भाई पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे लिखा जाता है पोजीशन वेक्टर को। तो नाउ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दूसरे वाले पार्टिकल पे पहले की वजह से कितना फोर्स है तो उसकी वैल्यू लिखी जाएगी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, F21 लिख रहे हैं ना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 तो F21 ही लिख दिया है। ठीक है, और बेटा डायरेक्शन भी बतानी है क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। दूसरे वाले पार्टिकल पे फोर्स लिखना है F21, F21 की डायरेक्शन क्या है,
लेफ्ट में, और इन दोनों का जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है राइट में, और इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो है लेफ्ट में है। तो इसको लिख देंगे, इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बन जाएगी R21 का यूनिट वेक्टर। तो जो 21 की डायरेक्शन है वो है राइट में, और इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो लेफ्ट में है। तो डायरेक्शन के साथ में इसकी वैल्यू लिख दी है। तो क्योंकि देखो GM1M2 अपॉन R21 का स्क्वायर, ये तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ही था, ठीक है। एक डायरेक्शन और ऐड हो गई है, जो कि जिस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, ऐसे है। इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये सब कंसेप्ट नहीं यूज करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करते टाइम में तो अलग से ही डायरेक्शन कंसिडर कर लिया करेंगे। तो इसको लिखा जा सकता है GM1M2 R21 की जो डायरेक्शन है या यूनिट वेक्टर है उसको लिख सकते हैं 21 का वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, R21 का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का नीचे हो गया है क्यूब। बस इसमें अपने पास में क्या चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है, ये एक्स्ट्रा आ गई है डायरेक्शन। फोर्स ऑन 2 सेकेंड वाले पार्टिकल पे क्या फोर्स है 1 की वजह से, उसको मैंने लिखा GM1M2 बाई आर स्क्वायर। R12 का स्क्वायर R21 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड में तो सेम ही है, तो ये तो R स्क्वायर है। बस इसकी डायरेक्शन है वो अपोजिट लिखी है, नेगेटिव ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके नेगेटिव कर दिया बस। तो 2 वाले पार्टिकल पे 1 की वजह से जो फोर्स है उसकी वैल्यू ये आ गई है GM1M2 R21 का वेक्टर अपॉन R21 का क्यूब। ओके, ऐसे ही सिमिलरली अगर मुझे लिखना हो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, पहले वाले पार्टिकल पे क्या फोर्स है दूसरे वाले पार्टिकल की वजह से, तो उसको लिख देंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस GM1M2 R12 का वेक्टर अपॉन R12 का, ये आ जाता है अपने पास में फोर्स का वेक्टर। ऐसे करके फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 दोनों चीज़ें लिखी जा सकती हैं। बिल्कुल यहाँ तक का डन है कंसेप्ट, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो अब जो अपने पास में ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टी हैं वो लिख लेते हैं। तो नोट करके ही लिख लेता हूँ। सबसे पहला नोट है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा, कभी भी रिपल्सिव नहीं रहेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। कोई भी दो मास है वो हमेशा अट्रैक्ट ही करेंगे, कभी भी एक दूसरे से रिपेल नहीं करेंगे। सेकंड है अपने पास में इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लो। जो फोर्स है, कोई भी फोर्स अगर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है तो इसलिए उसको बोला जाता है कि वो इनवर्स स्क्वायर लो को फॉलो कर रहा है। तो जितने भी फोर्स होंगे अपने पास में, मतलब जो भी ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो हमेशा डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, तो ये इनवर्स स्क्वायर लो होता है, इसको फॉलो करता है। ठीक है, ये न्यूटन थर्ड लो को ओबे करता है। इट ओबे न्यूटन्स थर्ड लो, न्यूटन थर्ड लो को ओबे करता है। इसका मतलब क्या है कि 1 पे 2 की वजह से फोर्स या 2 पे 1 की वजह से फोर्स इक्वल और अपोजिट होगा। यही होता था अपने पास में न्यूटन थर्ड लो। तो यही अपने पास में न्यूटन थर्ड लो को फॉलो करता है। नंबर 4, ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को भी ओबे करता है। इट ओबेज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को समझो कि क्या होता है कि अगर अपने पास में बहुत सारे फोर्स हैं और किसी एक पार्टिकल पे नेट फोर्स निकालना है, तो बाकी सारे के सारे जो फोर्स है उन सब का वेक्टर सम कर देंगे, तब जाके निकल के आएगा एक पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स। इसी चीज़ को बोला जाता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सिंपल सी बात है, वेक्टर के तरीके से ही उसको ऐड किया जाएगा। बस इसका नाम बता दिया है, इसका नाम होता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल।
और इसके अलावा इसमें कुछ भी कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा ही कंसेप्ट है। ओके, चलो इन सब पे बेस्ड ही कुछ क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। ठीक है, अगर अपने पास में दो मास हैं, लेट टू masses m and 4m are separated by 12 मीटर डिस्टेंस, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर। वेयर शुड बी द थर्ड मास प्लेस्ड बिटवीन line joining m and 4m such that net force on that mass will be 0। इस तरीके से अपने पास में सिनेरियो, दो मास है, एक है m एक है 4m, दोनों को सेपरेट करके रखा हुआ है 12 मीटर के डिस्टेंस से। ठीक है, तीसरे मास को मैं कहाँ पे रखूं कि उनके बीच में लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 हो सके। चलो तो बेटा सिंपल ही सिनेरियो है, ये मैंने लिख दिया है m, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 4m। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर। बेटा ये वाला m मतलब मास का नहीं है, ये मीटर का है। और ऐसा मान लेते हैं कि मैंने यहाँ कहीं पे जो तीसरा पार्टिकल है जिसका मास मैंने कैपिटल M मान लिया उसको रख दिया है। तो ये वाला पार्टिकल स्मॉल m है, उससे कितना डिस्टेंस पे रहेगा, x डिस्टेंस पे मान लेते हैं, और जो 4m है उससे डिस्टेंस पे रहेगा 12 माइनस एक्स। इस तरीके से इनके बीच का डिस्टेंस रहेगा। तो अब हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा, इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 करना है। ये जो स्मॉल m है ये कैपिटल M को अट्रैक्ट कर रहा होगा इस फोर्स F1 से, जो 4m है वो भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा इस फोर्स M2 से। दोनों के दोनों, क्योंकि आपस में मैंने बताया था कोई भी दो मास है आपस में अट्रैक्ट ही करेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स की प्रॉपर्टी यही है। M और M ये इसको इधर खींचेगा, ये जो 4m है ये इसको इधर खींचेगा। तो इसमें जो नेट फोर्स है वो 0 बनाना है, मतलब कि F1 और F2 दोनों इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। अपोजिट तो हैं, बस मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए। F1 की वैल्यू लिखता हूँ G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर। F2 की वैल्यू लिखता हूँ G कैपिटल M 4m, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 12 माइनस एक्स का स्क्वायर। इस तरीके से इनके बीच में हमने जो फोर्स है उनको इक्वेट कर दिया है ताकि कैंसिल आउट कर सके। तो G से G कैंसिल आउट, कैपिटल M से कैपिटल M, स्मॉल m से स्मॉल m। तो ये बन जाता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 12 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट लगाते हैं, तो 1 का अंडर रूट हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर का बन जाएगा x, 4 का रूट बन जाएगा 2 और इसका बन जाएगा 12 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 माइनस एक्स बन जाता है 2x और 12 बन जाता है 3x। तो जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर। इसका मतलब है कि अगर मैं इस पार्टिकल को स्मॉल x से 4 मीटर के डिस्टेंस पे रखूं तो वहां पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा। तो अपना जो आंसर है वो क्या आ गया है, 4 मीटर फ्रॉम m। और साथ साथ में ये डिस्टेंस भी लिख सकते हैं कि भाई 4m से डिस्टेंस पूछा जाए तो क्या है, तो वो डिस्टेंस है 12 माइनस 4। 12 माइनस 4 करेंगे तो 8, तो 8 मीटर फ्रॉम 4m। इस तरीके से अपने पास में दोनों आंसर है वो निकाल लिए हैं हमने।
ठीक है, कि m से डिस्टेंस पूछा जाए या 4m से पूछा जाए, दोनों डिस्टेंस हम निकाल के बता सकते हैं। चलो और क्वेश्चन करते हैं इसी पे सिंपली। ठीक है, एक और चीज का नोट करके लिख लो। जो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है Gm1m2/r², ठीक है, ये अपने पास में पॉइंट मास के लिए वैलिड है, या तो सिर्फ पॉइंट मास के लिए वैलिड है, और दूसरी चीज ये जो वैलिड है ये अपने पास में है कि अगर स्फेरिकली सिमिट्रिकल बॉडी हो तो, मतलब कि स्फीयर हो, होलो स्फीयर हो, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, ऐसी ऑब्जेक्ट्स के लिए ही वैलिड है, हर किसी टाइप की वो ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड नहीं है। द ग्रेविटेशनल फोर्स का जो ये फॉर्मूला है, फोर्स फॉर्मूला इज वैलिड फॉर पॉइंट मास और स्फेरिकली सिमेट्रिक, स्फेरिकली सिमेट्रिकल बॉडीज। सिर्फ इन दो टाइप की बॉडीज के लिए ही वैलिड है, या तो वो पॉइंट मास हो या फिर वो जो बॉडी है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक हो। ठीक है, स्फीयर ही हो या तो पॉइंट मास हो, और हर किसी केस के अंदर में ये वैलिड नहीं है। बाकी जो भी चीज़ें हैं उनके लिए हमें अलग से रिजल्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक आधा केस ऐसा भी करेंगे जिसमें कि हमें अलग से ही रिजल्ट निकालना पड़े, जिससे कि कुछ और ही फॉर्मूला बन के आए। चलो तो एक क्वेश्चन है, ये करते हैं। तो ये है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 यूनिफॉर्म स्फीयर ए बी एंड सी, each of mass capital M and radius capital R, are kept in a such a way that each sphere touches the other two, मतलब एक स्फीयर बाकी दो को भी टच कर रहा है। What is the magnitude of gravitational force acting on A due to B and C? ए के ऊपर में लगने वाला नेट ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा बी और सी की वजह से, ये अपने पास में है क्वेश्चन। देखो तो इस तरीके से सिनेरियो है, एक स्फीयर है, दो स्फीयर है, ये है तीन स्फीयर। इस तरीके से तीन जो स्फीयर हैं वो रखे हुए हैं। ठीक है, तीन स्फीयर रखे हुए हैं ऐसे, ये है स्फीयर का सेंटर, ये है स्फीयर का सेंटर, और ये है स्फीयर का सेंटर। ऐसे इसको मैं बोल देता हूँ ए, ये है बी, ये है सी। ए बी और सी मैंने इस तरीके से लिख दिए हैं। ए वाले स्फीयर है उस पर लगने वाला नेट फोर्स है वो लिखना है। ठीक है, तो जो अंदर वाला जो डायग्राम था जिनके सेंटर टू सेंटर बना रहे थे, इस डायग्राम को मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि समझना अपने लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। इसमें जो ए वाला स्फीयर है यहाँ है, बी है यहाँ, ऐसे करके अपने पास में ए बी और सी है। इसमें ए पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो हमें निकालना है। यहाँ पे जो मास है वो एम है, यहाँ पे जो मास है वो एम है, और इधर पे जो मास है वो भी एम। ए वाले पार्टिकल को सी वाला पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहा है, बी वाला पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो इतनी सी थी ये थी रेडियस, ये इतनी सी इसकी रेडियस है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या बन जाएगा, 2r, कैपिटल आर से लिखना है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो भी बन जाएगा 2r। इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो बन जाता है F, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो बन जाता है F। F की वैल्यू हो जाती है G, पहला मास, दूसरा मास, अपॉन उन दोनों के बीच का जो गैप है उसका स्क्वायर, Gm² अपॉन 4r²। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, उसकी वैल्यू है 60 डिग्री। तो जो क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर में जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री बनता है, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, तो उस वजह से। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालेंगे एफ और एफ, वही अपने पास में ए पे लगने वाला नेट फोर्स होगा, क्योंकि एफ और एफ ये दो फोर्स हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट भी निकालना है। तो इधर पे लगने वाला जो नेट फोर्स हो जाएगा उसकी वैल्यू बनेगी 2f कोस θ/2। अगर दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और उनके बीच में एंगल थीटा है,
तो उनका जो रिजल्टेंट है वो बनता है 2f कोस थीटा बाई 2। तो ये वैल्यू मैं लिखता हूँ 2, फोर्स की वैल्यू है जी एम स्क्वेयर अपॉन 4r² कोस 60 डिग्री बाई 2, मतलब कि कोस 30 डिग्री। तो ये बन जाएगा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, जी एम स्क्वेयर अपॉन 2r² कोस 30 हो जाता है √3/2। तो यहाँ से रिजल्ट बन जाएगा √3/4 जी एम स्क्वेयर अपॉन r²। ये हो जाता है इस पे लगने वाला नेट फोर्स, और ये इसका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट कर लो। जो भी इसकी पीडीएफ है बेटा वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो जो नोट्स नहीं बना पा रहा है साथ साथ में, तो वो वहाँ से इस पीडीएफ को देख सकता है। इसके बाद में है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करते हैं। ये है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द 4 वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर। किसी एक स्क्वायर के 4 वर्टिसेज हैं, उनमें से एक पे रखा हुआ है। फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द पार्टिकल। तो इनमें से किसी एक पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स है वो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन बेटा बिल्कुल ही सिंपल है। 4 पार्टिकल हैं, चारों पार्टिकल का मास गिवन है, और चारों को एक स्क्वायर के वर्टिसेज पे रखा हुआ है। ये लो एक स्क्वायर है, इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है m, इधर पे रखा हुआ है m, इधर पे रखा हुआ है m, और इधर पे रखा हुआ है m। और ये जो स्क्वायर है इसकी साइड जो है वो है a। ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर की साइड है और बाकी सारी चीज़ें इसमें गिवन है। अब इसमें किसी भी एक फोर्स, एक मास है, उस पे लगने वाला नेट फोर्स लिखना है। तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स मैं लिख देता हूँ। इस पे देखें, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो मैं मान लेता हूँ F1 है। ठीक है, ये वाला मास इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो F1। दूसरा है ये मास इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इस फोर्स को मैं लिख देता हूँ F2। इस फोर्स को मैंने लिख दिया F2 से। ये वाला मास भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इस फोर्स की वैल्यू तो F1 के ही इक्वल है। F1 के इक्वल क्यों लिखा है भाई? क्योंकि ये वाला जो मास है, दोनों मास भी सेम है और इनका गैप भी सेम है। ये दोनों मास भी सेम है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो भी है। इस तरीके से अपने पास में सिनेरियो गिवन है। क्लियर है यहाँ तक का कंसेप्ट? ठीक है, ये है ए, ये है ए। ठीक है, तो ये अपने पास में इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैं बनाऊं ए ए, तो इधर का जो रिजल्टेंट बन जाता है या जो साइड बन जाती है वो बन जाती है √2a। ठीक है, तो अब इस पे लिखने वाला लगने वाला जो नेट फोर्स है वो लिखना है। तो बेटा F1 और F1 है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनाऊंगा तो वो इसी डायरेक्शन में बन जाएगा √2F1, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट आ जाता है √2। तो नेट फोर्स बन जाएगा इस F1 और F1 का √2F1 प्लस उसी डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में ही। एक तो इन दोनों का रिजल्टेंट बनाया जो कि √2F1 बना, एक एक्स्ट्रा लग रहा था F2, तो ये F2 लिखा। √2 F1 की वैल्यू है वो लिखता हूं मैं। F1 की वैल्यू है वो क्या होगी, देखो, जी एम एम अपॉन ए स्क्वेयर। तो जी एम स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। F2 है जो, उसकी वैल्यू लिखता हूं जी एम एम, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो √2 है, उसका स्क्वायर। तो जी एम स्क्वेयर अपॉन 2a स्क्वेयर, ये हो गया है F2। बस F1 और F2 की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। F1 की वैल्यू लिखी जी एम स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस जी एम स्क्वेयर अपॉन 2a स्क्वेयर। तो जी एम स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर है उसको कॉमन ले लिया, √2 प्लस 1/2। यहाँ से करके अपने पास में जो नेट फोर्स है वो निकल के आ गया है। बस और कुछ इसमें करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। √2 प्लस 1/2 जी एम स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, ये हो जाता है इस केस में नेट फोर्स।
बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपली कंसेप्ट से इसको समझा है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो करते हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। तो इसको लिखो, देखो एक मास m है, उसको मैंने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, एक तो m, एक हो जाएगा कैपिटल M माइनस m। ठीक है, अगर उन दोनों को किसी डिस्टेंस पे सेपरेट करके रख दिया है तो हमें ये बताना है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M का रेशियो क्या हो कि उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मैक्सिमम बन जाए। ओके, तो एक मास है उसको दो पार्ट में तोड़ा, दो पार्ट में जैसे ही तोड़ा तो एक का मास बन गया m माइनस m और जो दूसरा पार्ट है वो बन गया m। ठीक है, और इन दोनों को किसी सेपरेशन पे ले जाके रख दिया है, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो मान लेते हैं अपने पास में d है। अब इन दोनों के बीच में कुछ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, g पहला वाला मास दूसरा वाला मास और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ये अपने पास में इतना सा बन गया। इसको लिख दिया मैंने g अपॉन डी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया तो एम एम माइनस स्मॉल एम स्क्वायर, ये है कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस एम स्क्वायर। इसमें हमें इन दोनों के बीच के मैक्सिमम करना है, तो कभी भी फोर्स को अगर मैक्सिमम करना है तो क्या करेंगे, डी एफ बाई डी एम इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस मास के रेस्पेक्ट में मैक्सिमाइज करना है। तो डी एफ बाई डी एम है उसको मैं पुट कर दूंगा जीरो। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, जी बाई डी स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम एज इट इज, इसका डिफ्रेंसिएशन वन, माइनस एम स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन है टू एम इज इक्वल टू जीरो, कैपिटल एम माइनस टू एम इज इक्वल टू जीरो, कैपिटल एम इज इक्वल टू टू एम, स्मॉल एम की वैल्यू हो जाती है कैपिटल एम बाई। तो जो एक पार्ट है उसकी वैल्यू बन गई है m। ठीक है, जो छोटे वाला जो मास है उसकी वैल्यू बन गई है कैपिटल M बाई टू, और जो ये है इसकी वैल्यू भी कितनी बचेगी, m माइनस एम बाई टू। तो बेटा क्या अपने पास में सिनेरियो बनता है कि अगर हमें किसी मास को ब्रेक डाउन करना है दो पार्टिकल्स में, ठीक है, जिससे कि उन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो मैक्सिमम हो सके, तो दोनों जो पीस हैं वो इक्वल मास के होने चाहिए, और मैक्सिमाइज द फोर्स the two particles must have mass equal। जो दो पार्टिकल हैं उनका मास इक्वल होना चाहिए, मतलब जो दो पार्टिकल जिनको ब्रेक डाउन किया है उसका m बाई टू एंड m बाई टू होना चाहिए। इक्वल मतलब कि m बाई टू एंड m बाई टू, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वो देखो क्या आंसर आ जाएगा, m अपॉन कैपिटल M, वह फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, m अपॉन कैपिटल M, m की वैल्यू होगी अपने पास में m बाई टू, कैपिटल M तो कैपिटल M ही है, तो इसका आंसर आ जाएगा वन बाई टू। इस तरीके से स्मॉल m अपॉन कैपिटल M की वैल्यू आ जाती है, जो कि बन जाता है वन बाई टू। बस इतना सा इसका आंसर बन जाता है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे ही बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ना हो के एक टॉपिक है कि अगर अपने पास में कोई पॉइंट मास भी ना हो और अगर कोई स्फेरिकल सिमेट्रिकल बॉडी भी ना हो, तो उस केस में कितना उन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, दोनों बॉडीज के बीच में, तो वो हम करने वाले हैं। फोर्स बिटवीन ए स्मॉल मास m एंड ए यूनिफॉर्म रोड। एक यूनिफॉर्म रोड है जिसका मास है कैपिटल M और उसकी लेंथ है L, इन दोनों के बीच में फोर्स बताना है कितना होगा। इस तरीके से ये है अपने पास में नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, और इनको इस तरीके से रखा गया है, रखने को भी समझ लो।
ऐसे एक रोड रखी हुई है, ऐसे रखा हुआ है स्मॉल एम, जो स्मॉल एम को रखा है उसकी एक्सिस पे ही रखा है। ओके, जो ये जो रोड है, इस रोड का जो मास है कैपिटल एम है, इसकी लेंथ है वो कैपिटल एल है। ओके, अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो निकालना है कि भाई इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो गिवन है आर, और जो रोड है उसकी लेंथ है वो गिवन है एल। रोड की जो लेंथ है वो गिवन है एल। इस तरीके से ये अपने पास में सिनेरियो जो है ये बन चुका है। ओके, बाकी तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, जो चीज़ चाहिए थी वो सारी चीज़ें गिवन है। अब देखो, इसके बीच में या इसमें सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता है। इन दोनों के बीच के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस लगाने का कोई भी सेंस नहीं बनता है, बिल्कुल ही घटिया सेंस है, ऐसे अपने को नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकाल लिया और सीधा आंसर आ जाएगा, उससे आंसर गलत आएगा। तो हमें प्रॉपर कंसेप्ट निकालना है। तो क्योंकि देखो, जो ग्रेविटेशन लॉ था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया है यहाँ पे, स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट है जिसका मास है dm, और इसकी जो विड्थ है वो है dx विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया है। और ये जो dx एलिमेंट है ये यहाँ पे रखा हुआ है x डिस्टेंस पे, इसका जो लेफ्ट हैंड है वो x डिस्टेंस पे है, और इस स्मॉल एंड का जो राइट डिस्टेंस है, जो राइट एंड है, वो है x प्लस dx डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, तो इसका ये जो कितना सा गैप बन गया, ये बन गया है dx। ठीक है, लेट ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ रोड is at distance x from point mass m। ठीक है, इसका जो मास है वो वही कैपिटल M से लिखेंगे। अब ठीक है, ठीक है, तो इस केस में हमें फोर्स निकालना है। क्या रहेगा, इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल लेते हैं। नाउ फोर्स बिटवीन m जो पॉइंट मास है और जो स्मॉल एलिमेंट है dm, इन दोनों के बीच का फोर्स हम निकालते हैं। क्योंकि देखो ये स्मॉल एलिमेंट है तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो भी स्मॉल ही होगा, तो उस फोर्स को हम लिख देंगे df से, और df की वैल्यू हो जाएगी g, एक मास दूसरा मास अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसके बीच में और इसके बीच में, चाहे x बोल दो चाहे x प्लस dx बोल दो, क्योंकि x अपने लिए आसान है, मैंने x बोल दिया। ठीक है, एक पॉइंट मास के बीच में और एक छोटे एलिमेंट के बीच में, इन दोनों के बीच में इस तरीके से आ गया, तो ये लिख दिया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा, बट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, डीएम और एक्स दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। वो देखो कैसे पता चला है, जो अपने पास में एल लेंथ थी उस पे जो मास रखा हुआ है वो है कैपिटल एम, वन लेंथ का जो मास है वो हो जाएगा कैपिटल एम बाई एल, और डी एक्स लेंथ है उसका मास हो जाएगा कैपिटल एम बाई एल इंटू डी एक्स, और इसी मास को लिखा गया है डी एम से। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, जी स्मॉल एम एम अपॉन एल डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी डी एफ की। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा डी एफ, राइट साइड का करेंगे तो जी एम एम अपॉन एल, ये तो है कांस्टेंट, नीचे बनेगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब x की लिमिट लिखते हैं कि भाई ये मास है कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, लिमिट लिखना आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसकी लिमिट लिखना सीखते हैं। देखो ये जो रोड है ये इतनी सी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इतनी सी रोड है। ठीक है, जो ये छोटा सा मास हमने लिया था उसको कहाँ से कहाँ तक लिया था, x से लेकर x प्लस डी एक्स। अब ये जो छोटा सा मास था इसका, अगर मैं इसको एक्सटेंड करते हुए ऐसे लेके आता हूँ
तो जो लेफ्ट हैंड है वो यहाँ तक आ जाता है। तो इसका मतलब है अब जो लिमिट है वो लेफ्ट लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ से इस मास से r डिस्टेंस पे है, और राइट वाले एंड को एक्सपेंड करते हुए चला गया आगे तक गया। तो इस रोड का जो राइट एंड है वो कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा, कितने से डिस्टेंस पे, जो कि बन जाता है r और l का सम, जिसको लिख सकते हैं r प्लस l। तो लेफ्ट साइड की जो लिमिट है वो गिवन है अपने पास में r, राइट साइड की जो लिमिट है वो हो जाएगी r प्लस l। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन l। 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर -2 है, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -2 + 1 मतलब -1/-1 r से लेकर r प्लस l। -1 को आगे ले गए, g अपॉन l 1/x r से लेकर r प्लस l -gmm अपॉन l। पहले पुट करेंगे x की जगह पे अपर लिमिट, उसके बाद में x की जगह पे पुट करेंगे लोअर लिमिट, ऐसे बन जाएगा। ये बन जाता है इसका आंसर -gmm अपॉन l। इसका जो एलसीएम बनेगा वो r प्लस l इंटू r माइनस r प्लस l -gmm अपॉन l। r माइनस r और अंदर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा -l अपॉन r इंटू r प्लस l। ठीक है बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस l से l कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स बनता है वो बनता है gmm अपॉन r इंटू r प्लस l। ये हो जाता है इस केस में आंसर। इतना बड़ा सा स्टेप है बट स्टेप मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही है, कंसेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। तो जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ही आपको इजी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल चकाचक काम अपना हो गया है। ठीक है तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ये, ठीक है, AIPMT 2015 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो, केपलर थर्ड लॉ स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड all around the planet is proportional to third power of average distance between sun and planet. T square is directly proportional to that T square is equal to KR cube। यही होता था केपलर फर्स्ट लॉ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉरी केपलर थर्ड लॉ। इफ मास ऑफ सन इज कैपिटल M एंड प्लेनेट इज स्मॉल m, प्लेनेट और जो है अपने पास में सन दोनों का मास गिवन है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताया है, gmm अपॉन r स्क्वायर। तो उस केस में हमें कैलकुलेट करना है g और k के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये वाला जो g है और ये वाला जो k है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ एवरेज डिस्टेंस के लिए कर रहे हैं। एवरेज डिस्टेंस का क्या मतलब है बेटा, एवरेज डिस्टेंस का मतलब है कि हम एवरेज लेके चले हैं, तो एवरेज लेके चलेंगे तो इलिप्स का एवरेज लेंगे तो भी सर्कल आएगा। तो सर्कल के केस में इस डिस्टेंस को r लेके चल रहे हैं। ठीक है, r लेके चल रहे हैं इस डिस्टेंस को, तो इसलिए है ये। तो सर्कुलर के केस में इस दोनों को आपस में इनका रिलेशन निकालना है। चलो, तो इसको तो इजीली प्रूव किया जा सकता है। ये यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर पे अपने पास में सन रखा हुआ है, सन के अराउंड में जो अर्थ है जिसका मास स्मॉल m है, सर्कुलर मोशन कर रही है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू है r। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल लॉ से, और ग्रेविटेशनल लॉ से स्टार्ट करके जो अपना फाइनल जो लॉ है केपलर्स लॉ, वहाँ तक पहुँचने की ट्राई करते हैं। ये वाला जो पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ठीक है, और इस पे जो सेंटर की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और वही फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। हियर ग्रेविटेशनल फोर्स
ग्रेविटेशनल फोर्स will provide centripetal acceleration। ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स से इसकी वैल्यू लिखता हूं GMM अपॉन आर स्क्वायर, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी वैल्यू मैं mv² भी लिख सकता हूं या m ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकता हूं। पर क्योंकि आगे जाके हमें टाइम पीरियड पे पहुंचना है तो m ओमेगा स्क्वायर आर लिखना थोड़ा सा ज़्यादा ईजी रहेगा, तो इसको लिख दिया है m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, सर्कुलर की जो रेडियस है वो। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, तो इधर बच जाता है अपने पास में GM, आर को मैं इस तरफ ले गया r³, राइट साइड में हो गया है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को मैंने लिख दिया है 2π/t का स्क्वायर GM² अपॉन r³। तो ये अपने पास में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, t वाली टर्म है उसको मैं लेफ्ट में ले आया, 4π² अपॉन GM इंटू r³, ये अपने पास में हो गई है। सिंस जो इक्वेशन नंबर 1 थी, t² इज इक्वल टू KR³, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब t² इज इक्वल टू KR³। तो t² इज इक्वल टू कैपिटल K इंटू r³, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाती है 4π² GM इज इक्वल टू कैपिटल K, तो 4π² इज इक्वल टू GM इंटू K। ये बन जाता है यहाँ पे करेक्ट आंसर, 4π² इज इक्वल टू GMK। तो वो ऑप्शन देख लेते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, GMK इज इक्वल टू 4π²। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो एस्टेब्लिश करना था।